दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर 2025 एक आम सी सुबह थी। दिल्ली अपनी रफ्तार पकड़ ही रही थी, तभी राजधानी के बिल्कुल दिल में ऐतिहासिक लाल किले के पास एक जबरदस्त कार बम धमाका हुआ। आज हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जांच के अपडेट्स हैं और कुछ विश्लेषण भी हैं। तो हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों से जानकारी निकालकर इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर समझा जाए। ये कैसे हुआ, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सबसे जरूरी, इसका हमारे लिए क्या मतलब है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमला दिल्ली के उस हिस्से में हुआ है जिसे हम शहर की आत्मा कह सकते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन, जहां रोज हजारों लोग, टूरिस्ट, आम शहरी सब गुजरते हैं, और लगभग 10 साल हो गए हैं जब से दिल्ली ने इस स्केल का कोई हमला देखा है। तो हाँ, ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस दिन पर वापस चलते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, वो इलाका रोज की तरह भीड़भाड़ वाला था। ऑफिस जाने वाले लोग, चांदनी चौक की तरफ जाते व्यापारी, टूरिस्ट, और तभी सुबह के पीक ट्रैफिक के बीच एक सफेद Hyundai i20 कार में एक भयानक धमाका हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो आंकड़े आए वो तो दिल दहलाने वाले थे। 8 से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हुए। हाँ, और जाहिर है इसके बाद जो अफरा तफरी मची होगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया काफी तेज थी। पूरे इलाके को फौरन सील कर दिया गया और गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, सरकार ने इसे पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया। हाँ, ये काफी जल्दी था। आमतौर पर सरकारें शुरुआती घंटों में ज्यादा सतर्क रहती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों का कायरतापूर्ण काम कहा गया। और शायद इसी वजह से जांच तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई। बिल्कुल, NIA को केस सौंपना और साथ ही UAPA जैसा सख्त आतंकवादी विरोधी कानून लागू करना, ये दोनों ही बातें साफ इशारा करती हैं कि सरकार इसे एक सुनियोजित आतंकी साजिश मान रही थी। तो ये सिर्फ शक की बात नहीं थी। नहीं, कार में जिस तरह के और जितनी मात्रा में विस्फोटक इस्तेमाल हुए थे, वो किसी आम दुर्घटना या छोटे मोटे क्राइम की तरफ इशारा कर ही नहीं रहे थे। ये एक सोचा समझा हमला था जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो शुरुआती प्रतिक्रिया तो तेज थी, पर असली कहानी तो जांच में सामने आती है। जाहिर है CCTV फुटेज ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई होगी। हाँ, और फुटेज से जो पता चला है वो इस साजिश की गहराई को दिखाता है। जांच एजेंसीज ने कार के रूट को ट्रैक किया है। अच्छा? पता चला है कि आरोपी ने हरियाणा के फरीदाबाद बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। मतलब वो बाहर से विस्फोटक लेकर आया और सीधे टारगेट पर पहुंच गया, ऐसा? नहीं, और यहीं पे ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कार दिल्ली में घुसने के बाद सीधे लाल किला नहीं गई। तो फिर? उसे कई घंटों तक एक पार्किंग में खड़ा रखा गया था। इसका मतलब है कि हमलावर या तो किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था या फिर सही मौके का। बिल्कुल सही मौके का। ये बहुत ही ठंडे दिमाग और धैर्य के साथ की गई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था। ये तो वाकई डरावनी बात है। और स्रोतों में एक और थ्योरी का जिक्र है जो इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बना देती है। पुलिस को शक है कि ये हमला किसी और दिन के लिए प्लान किया गया था। हाँ, और वो दिन था 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये हमला मूल रूप से गणतंत्र दिवस पर किया जाना था, लेकिन उस दिन दिल्ली जिस तरह के अभेद्य किले में बदल जाती है, उस सुरक्षा को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने इंतजार किया और एक ऐसे दिन को चुना जब सुरक्षा थोड़ी सामान्य होती है, लेकिन भीड़ उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ये साजिश महीनों से चल रही थी। वो लोग बस सही मौके की तलाश में थे। अब जांच में एक बहुत ही अजीब शब्द सामने आ रहा है, व्हाइट कॉलर टेरर। ये सुनकर तो किसी फाइनेंशियल स्कैम जैसा लगता है, आतंकवादी जैसा नहीं। स्रोतों में इसके बारे में क्या बताया गया है, इसका क्या मतलब है? ये इस केस का शायद सबसे विस्फोटक और चौंकाने वाला पहलू है। देखिए, जब हम आतंकवादी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की छवि बनती है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ऐसे लोग जो समाज से कटे हुए हैं या किसी चरमपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर इस पूरी धारणा को तोड़कर रख देता है। कैसे? स्रोतों के मुताबिक
जांच में जो मॉड्यूल सामने आ रहा है उसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे इज्जतदार पेशेवर लोग शामिल हैं। क्या? डॉक्टर? हाँ, ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच रहते हैं, समाज का एक सम्मानित हिस्सा हैं और जिन पर कोई आसानी से शक भी नहीं कर सकता। इस नेटवर्क में सिर्फ बंदूकें या बम नहीं हैं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड खुफिया नेटवर्क, विस्फोटक बनाने की जानकारी और उसे पहुंचाने का पूरा सिस्टम भी शामिल है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब खतरा उन जगहों से आ रहा है जहां हम देखने की कल्पना भी नहीं करते। और यही सबसे बड़ा खतरा है। यह हमारी सामाजिक सुरक्षा की पूरी धारणा को बदल देता है। अब तक हम खतरे को बाहर से आता हुआ देखते थे या समाज के हाशिए पर मौजूद गुटों से, लेकिन यह बताता है कि खतरा हमारे समाज के सबसे विश्वसनीय हिस्सों के अंदर भी पनप सकता है। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस विफलता नहीं है। नहीं, ये एक सामाजिक विश्वास की विफलता है। इसी के चलते अब प्रशासन भी हरकत में आया है। उस कार की पूरी बिक्री की चेन को खंगाला जा रहा है और देश भर के सेकेंड हैंड कार डीलर्स को रिकॉर्ड मेंटेन करने के सख्त आदेश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह से वाहनों का गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये बात हैरान करने वाली है। हम हमेशा सुनते हैं कि लाल किले के आसपास का इलाका दिल्ली का सबसे सुरक्षित जोन है, तो फिर दिन दहाड़े ट्रैफिक के बीच इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? ये तो सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक की तरफ इशारा करता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को इसकी कोई भनक नहीं थी, या अगर थी तो उस जानकारी पर काम क्यों नहीं हुआ? इस तरह की घटनाएं सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं करती, ये लोगों के मन में बैठे सुरक्षा के एहसास को भी तोड़ देती हैं। और इसका असर सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय असर भी दिखने लगे हैं, खासकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर। हाँ, जैसा ही ऐसी कोई बड़ी घटना होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। ये लगभग एक पैटर्न बन गया है। हर बार यही होता है। इस बार भी वही हुआ। दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर एक दूसरे पर उंगली उठाई है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और भी बिगड़ गए हैं। इस तरह की घटनाएं कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावनाओं को और कम कर देती हैं और तनाव को एक खतरनाक स्तर तक ले जाती हैं। सरकार का आश्वासन तो मजबूत लगता है, लेकिन क्या सिर्फ दोषियों को पकड़ लेना काफी है? राजधानियों के दिल में इतना बड़ा हमला होना कहीं ना कहीं एक बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ भी तो इशारा करता है। इस पर स्रोतों में कोई बात है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और सरकार के सामने चुनौती सिर्फ दोषियों को पकड़ने की नहीं है। इस डिजिटल युग में एक और लड़ाई सूचना के मोर्चे पर लड़ी जाती है। अफवाहों की लड़ाई। बिल्कुल। हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें, गलत सूचनाएं और नफरत फैलाने वाले संदेश तेजी से फैल सकते हैं। ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो अक्सर इन हमलावरों का दूसरा मकसद होता है। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? जानकारी के मुताबिक साइबर सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। उनकी टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री को फैलने से रोका जा सके। इस समय समाज में शांति और एकता बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि एक हमला बाहर होता है और दूसरा हमला समाज के ताने बाने पर होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे का रास्ता क्या दिखता है? इस दर्दनाक घटना से हम क्या सबक सीख सकते हैं? हमारे स्रोतों में जो विश्लेषण है वो 4 मुख्य चुनौतियों की ओर इशारा करता है। पहली और सबसे सीधी चुनौती है जांच। इसे न सिर्फ तेजी से पूरा करना होगा, बल्कि पूरी तरह पारदर्शी भी रखना होगा, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा कायम रहे। सही है। कोई भी ढिलाई या चूक लोगों के गुस्से को और बढ़ा सकती है। और बाकी 3 चुनौतियां? दूसरी चुनौती आम नागरिकों से जुड़ी है। हमें सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को ये सिखाना होगा कि वे अपने आसपास की संदिग्ध चीजों या गतिविधियों को कैसे पहचानें और बिना डरे पुलिस को रिपोर्ट करें, जिसे कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। हाँ। उसकी जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। मतलब हर नागरिक को सुरक्षा तंत्र की आंख और कान बनना होगा। बिल्कुल। ये चारों चुनौतियां अपनी जगह बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है अफवाहों वाली चुनौती। एक बम जमीन पर फटता है, लेकिन एक अफवाह हजारों लोगों के दिमाग में फटती है। इसे रोकना तो शायद और भी मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही हमारी तीसरी और शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। गलत सूचना शांति के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि कोई बम। इसके लिए सिर्फ साइबर सेल ही काफी नहीं है, मीडिया और हम जैसे आम नागरिकों को भी जिम्मेदार बनना होगा। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई परखना बहुत जरूरी है। और आखिरी और चौथी चुनौती है किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को बनाए रखना।
अक्सर ऐसे हमलों का असली मकसद समाज को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर बांटना होता है। हमें उस इरादे को हर हाल में नाकाम करना होगा। इस हमले ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि शांति और सौहार्द कितने कीमती और कितने नाजुक होते हैं। तो आज हमने दिल्ली में हुए इस हमले की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश की। धमाका कैसे और कब हुआ, जांच में व्हाइट कॉलर टेरर जैसा चौंकाने वाला एंगल कैसे सामने आया और इसका देश और हमारे समाज पर क्या असर हो रहा है। ये साफ है कि यह सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और समाज के भरोसे पर एक गहरा घाव है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। जांच में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सामने आना, जिसमें समाज के पढ़े लिखे और सम्मानित माने जाने वाले लोग शामिल हैं, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। हम हमेशा खतरे की पहचान के लिए कुछ पैटर्न ढूंढते हैं, कुछ चेहरे तय कर लेते हैं, कुछ जगहों को संदिग्ध मान लेते हैं। लेकिन जब खतरा उन चेहरों और उन जगहों से आ रहा हो जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर खतरे की पहचान और रोकथाम के हमारे पारंपरिक तरीके कितने कारगर रह जाते हैं।